हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा क्लासेज बाय एसेंसर में। और आज फिर बिलियन का अगला टॉपिक लेके आए आपके बीच में। आज का जो है ये आपका 9th लेक्चर है बिलियन का, और ये लेक्चर भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है आपके लिए और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी रहेगा। साथ में आज के टॉपिक में क्या क्या कवर करेंगे हम लोग। सबसे पहले तो राउल्ट्स नियम का जो ग्राफी विवेचना है उसको देखेंगे, और फिर उसी के बेस पे हम लोग देखेंगे आदर्श बिलियन क्या होते हैं, अनादर्श बिलियन क्या होते हैं, आइडियल सोल्यूशन और नॉन आइडियल सोल्यूशन। उसके बाद आपका एजिट्रोपिक मिक्सचर जो है उसके बारे में देखेंगे हम लोग। ठीक है दोस्तों, उसके एग्जांपल्स देखेंगे और उसके भी ग्राफ बनाएंगे हम लोग, जो आपके आइडियल और सोल्यूशन है, नॉन आइडियल सोल्यूशन है, और उनकी कंडीशंस को भी स्टडी करेंगे हम लोग डिटेल में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मज़ा आने जा रहा है हम लोग को इस लेक्चर में। तो आइए शुरू करते हैं। बिल्कुल, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसकी, राउल्ट्स के नियम की। तो राउल्ट्स का नियम क्या है दोस्तों? राउल्ट्स का नियम पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं, पिछली लेक्चर में हम उसको पढ़ा चुके हैं आप लोग को। इसको यहाँ पे बस रिपीट करके हम लोग देखेंगे उसका ग्राफी निरूपण कैसे है और उसका ग्राफी जो अध्ययन है किस प्रकार से हम लोग करेंगे। तो राउल्ट्स का नियम क्या था कि निश्चित ताप पर, है ना, किसी बिलियन में उपस्थित जो आपके वाष्पशील घटक थे उनके आंशिक दाब उनके मूल प्रभाव के समानुपाती होते हैं। राउल्ट्स जी ने बताया था कि अगर कोई सॉल्यूशन ले रहे हैं, उस सॉल्यूशन में आपके वाष्पशील घटक कोई है, तो उस वाष्पशील घटक का जो आंशिक वाष्प दाब होगा वह उसके मूल प्रभाव के समानुपाती होगा दोस्तों। ठीक है, यानी कि मान लीजिए कि ये कोई बिलियन है आपका, है ना। बिलियन समझते हैं दोस्तों, बिलियन में क्या क्या होता है। एक तो आपका विलेय होगा, दूसरा क्या होगा, विलायक होगा। तो अगर ये आपका बिलियन है जो दो घटकों से मिलकर बना हुआ है, किससे, एक घटक ए है, एक घटक बी है। अगर घटक ए का जो है आंशिक दाब हम कह दें, घटक ए का आंशिक दाब जो है पी ए है, क्या है, पी ए है। और ऐसे ही आपका बी की बात करें, बी का आंशिक दाब की बात करें, तो बी का अगर आंशिक दाब क्या है दोस्तों, पी बी है ना। किसके अंदर, ये बिलियन में। कहाँ देख रहे हैं हम इसको, बिलियन में देख रहे हैं हम लोग इसको, बिलियन में इसको आंशिक दाबों को देखा जा रहा है। अगर इनके शुद्ध अवस्था की बात करें हम लोग, इनकी जो शुद्ध अवस्था है, शुद्ध अवस्था के वाष्प दाब क्या है इनके, शुद्ध अवस्था के वाष्प दाब मान लीजिए कि क्या है, पी ए तथा क्या है, पी बी। इनकी शुद्ध अवस्था के वाष्प दाब पी नॉट ए और पी नॉट बी मान लीजिए कि है इनके शुद्ध अवस्था के वाष्प दाब। ठीक है, अगर इनके मूलों की संख्याओं की बात करें, मूल प्रभाज की बात करें हम लोग इसके, ठीक है, तो मान लीजिए कि ए का मूल प्रभाज, ए का मूल प्रभाज क्या है, एक्स ए मान लिया हम लोगों ने, और बी का मूल प्रभाज क्या होगा दोस्तों, बी का मूल प्रभाज मान लीजिए क्या है, एक्स बी है। ठीक है दोस्तों, तो राउल्ट्स का नियम क्या बोलता है, तो आपका जो है राउल्ट्स के नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, राउल्ट्स के नियम के अनुसार हम लोग क्या बोल सकते हैं, राउल्ट्स ने क्या बोला कि निश्चित ताप पर बिलियन में उपस्थित वाष्पशील घटक का आंशिक वाष्प दाब क्या होता है, उसके मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इसका जो आंशिक वाष्प दाब है ना दोस्तों, आंशिक वाष्प दाब ए के लिए, तो पी ए प्रोपोर्शनल टू एक्स ए हो जाएगा। ठीक है, पी ए प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, और यहाँ से पी बी प्रोपोर्शनल टू करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, पी बी। ए का आंशिक वाष्प दाब ए के मूल प्रभाज के समानुपाती है, और बी का आंशिक वाष्प दाब, है ना, बी के मूल प्रभाज के समानुपाती है। दोस्तों यहाँ पे इक्वेशन बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, बना चुके हो आप पिछले लेक्चर में। यहाँ पे समझना ये जरूरी है कि अगर आपका पी ए जो है, जो उसका आंशिक दाब है, ए का आंशिक दाब अगर उसके मूल प्रभाज के समानुपाती है, तो हम इसी को एक दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो पी ए है वह एक्स ए का रेखीय फलन है। पी ए क्या है, पी ए जो है एक्स ए का रेखीय फलन है, लीनियर फंक्शन है। ठीक है, पी ए इज द लीनियर फंक्शन ऑफ एक्स ए, रेखीय फलन है।
यहाँ से भी हम लोग को क्या मिल रहा है, वही चीज़ बोल सकते हैं कि पी क्या है, पी जो है आपका एक्स बी का रेखीय फलन है, रेखीय फलन है। ठीक दोस्तों, ये आपका लीनियर फंक्शन के रूप में इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग। अगर ये लीनियर फंक्शन है दोस्तों, ठीक है, तो सिंपल सा अगर दोनों के बीच में अगर हम ग्राफ ड्रा करेंगे तो वो ग्राफ कैसा आएगा, एक सीधी रेखा आना चाहिए, क्योंकि जब लीनियर फंक्शन है यानी कि उसके वन पावर पर डिपेंड कर रहा है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो क्या होगा, जो ग्राफ ड्रा होगा वो क्या होगा, सीधी रेखा प्राप्त होगा। ठीक है, इसको अगर कंप्लीट कर दे राउल्स के नियम को तो सिंपल सा क्या हो जाएगा, आप बोल सकते हो यहाँ से जो बिलियन का वाष्प दाब है, पी एस बोलते हैं उसको, बिलियन का वाष्प दाब इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी, पी ए प्लस पी बी। अगर पी ए की वैल्यू पुट करें यहाँ पे, इसको बोल सकते हैं पी ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, इसको पी बी को बोल सकते हैं क्या, पी नॉट बी इंटू एक्स बी। तो सिंपल सा पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ये तो राउल्स का नियम हो गया हम लोग का, इक्वल टू पी एस सोल्यूशन का वाष्प दाब। ठीक है दोस्तों, हम लोग इसका ग्राफी रूप देखना चाहते हैं, अगर इसका ग्राफ को ड्रा करना चाहते हैं तो इसका ग्राफ बहुत ही ईजी है दोस्तों। देखिए राउल्स नियम का जो है ग्राफ क्या है, ये देखिए दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, इस पे हमने दो एक्सिस ले लिया है यहाँ पे, इस यहाँ पे हम लोग दिखा रहे हैं क्या चीज़, मोल प्रभाज को, मोल प्रभाज को इस एक्सिस पे दिखाया जा रहा है, और ये जो आपके एक्सिस हैं, इस एक्सिस पे क्या दिखा रहे हैं हम लोग, वाष्प दाब दिखा रहे हैं, वाष्प दाब दिखाया जा रहा है, इस एक्सिस पे वाष्प दाब दिखा रहे हैं हम लोग दोस्तों। तो सिंपल सा आपका इसमें दो घटक हैं, एक ए है और एक बी है, तो इसको हम लोग ऐसे कर लें, यहाँ पे देखिए एक घटक के लिए खींचेंगे तो आपका अभी आपने बताया कि पी ए क्या है, एक्स ए का रेखीय फलन है। ठीक है, अगर इस पर आप एक्स ए को दिखा रहे हो, ठीक है, इस पर क्या दिखा रहे हो, पी को दिखा रहे हो, वाष्प दाब को दिखा रहे हो। ठीक है, तो ये आपका देखो ये बन गया आपका, ये एक ग्राफ सीधी रखा जा रहा है। ठीक है, एक ग्राफ जा रहा है, इसको अगर ये बी के लिए है तो पी नॉट बी बोल सकते हैं, पी नॉट बी बोल सकते हैं। ठीक दोस्तों, अब यहाँ पे क्या है, एक्स बी इक्वल टू 0 पे है। ठीक है, और यहाँ से सपोज दैट कि एक ग्राफ ये जा रहा है, ये ग्राफ ये सीधी रेखा में। ठीक है, इसको हम लोग बोल दिए पी नॉट ए, पी नॉट ए, और यहाँ पे क्या है, एक्स ए इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे आपका एक्स ए इक्वल टू 0 लेते हैं, एक्स ए इक्वल टू जी, यहाँ पे आपका एक्स बी इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स ए इक्वल टू 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स बी इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये आपका घटक बी का वाष्प दाब हो गया, ये घटक ए का वाष्प दाब हो गया। अगर इन दोनों को एक रेखा से मिला दें, ऐसे मिलाया हम लोगों ने, तो ये जो रेखा मिल रही है हम लोग को, ये आपका मिला दिखा रही है किसको, पी एस, बिलियन का जो वाष्प दाब है, पी एस इक्वल टू पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी, ये बिलियन के वाष्प दाब को रिप्रेजेंट कर रही है, बिलियन के वाष्प दाब को रिप्रेजेंट कर रही है। अब देखिए दोस्तों, इस ग्राफ में क्या चीज़ दिख रही है आपको, इसमें दिख रहा है आपको कि ये आपका जो पी है थोड़ा ऊपर है, पी ए का है नीचे, थोड़ा सा डिफरेंस दोनों में है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, रिजल्ट देखिए, ग्राफ का विवेचना हम लोग देखने जा रहे हैं, ग्राफ में क्या चीज़ इसमें छुपी हुई है। ठीक है, तो क्या ग्राफी विवेचना, इसमें से कुछ रिजल्ट्स हम लोग निकालेंगे। ठीक है, जैसे सबसे पहले तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि आपका पी नॉट बी इज ग्रेटर देन पी नॉट ए, मतलब ए का जो वाष्प दाब है वो बी के वाष्प दाब से कम है। ए का वाष्प दाब क्या है, घटक ए का जो है, यानी कि कह सकते हो इसी को सिंपल, घटक ए का वाष्प दाब क्या है, कम है, और यहाँ पे कह दें घटक बी का वाष्प दाब अधिक है। ठीक है, अब घटक के वाष्प दाब आपको मिल गए, तो वहाँ से एक रिजल्ट और बता सकते हो आप
कि अगर इसका वाष्प दाब कम है तो ए का क्वथनांक क्या होगा, ए का क्वथनांक क्या होगा, ए का क्वथनांक क्या होगा। ध्यान दीजिए, वाष्प दाब कम है तो क्वथनांक क्या होगा, अधिक होगा उसका, क्योंकि वाष्प दाब जिसका कम रहता है उसको अधिक टेम्परेचर तक गर्म करने पर वाष्प बनती है और 1 atm के क्या होगा, बराबर होगा, तब जाके वो क्वथन करेगा। इसका मतलब कि ए का क्वथनांक क्या होगा, अधिक होगा, ए का क्वथनांक अधिक होगा। और यहाँ कह सकते हो कि बी के वाष्प दाब क्या है, अधिक है, तो बी का क्वथनांक क्या होगा, बी का क्वथनांक क्या होगा, कम होगा, बी का क्वथनांक कम होगा। एक रिजल्ट तो ये मिला आपको, ठीक है। अब क्या इसमें सबसे बड़ी बात कि ऐसा नहीं है कि ये हमेशा बी वाला ही अधिक होगा, ए वाला क्या होगा, कम होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका तीनों कंडीशन मिल सकती है। पहला कंडीशन में आपने कहा कि पी नॉट बी इज ग्रेटर देन पी नॉट ए, हो सकता है कि पी नॉट बी इक्वल टू पी नॉट ए हो। तीसरी कंडीशन में ये भी हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपका पी नॉट बी इज लेस देन पी नॉट ए, यानी कि तीनों संभावनाएं उसमें आ सकती हैं। हम लोग के ऊपर हम लोग फ्री है, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि नहीं पी नॉट बी ही अधिक होगा, पी नॉट ए क्या होगा, कम होगा। हो सकता है कि दोनों बराबर भी हो सकते हैं, हो सकता है कि दोनों में से क्या है, पी भी कम हो सकता है, पी ए क्या है, अधिक सकता है। वो डिपेंड करेगा कि वो किस प्रकार का हम लोग उसमें विलायक विलेय आप जो भी सबस्टांस है वो लिए हुए हैं, उस पर निर्भर करेगा वो कि किस प्रकार का है, किसका वाष्प दाब अधिक है, किसका वाष्प दाब कम है, उसके ऊपर वो डिपेंड करेगा दोस्तों। तो ये तो हम लोग का था राउल्स के नियम का ग्राफी विवेचना। ध्यान रखना इसमें हम लोग को ये है कि इसमें आपका जो उसके मोल प्रभाज और जो उसके आंशिक वाष्प दाब है उनके बीच का जो ग्राफ है वो क्या है, एक सीधी रेखा में दोस्तों, सीधी रेखा में है, ठीक है। और ये कंडीशंस आपने उसमें देखा, ठीक है। आइए अब अगले हेडिंग की तरफ चलते हैं हम लोग, ठीक है। अगला हेडिंग क्या बोल रहा हम लोग का, अगला हेडिंग सिंपल है, देखिएगा ध्यान से, आपका आदर्श और अनादर्श विलयन की बात कर रहा है, आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात कर रहा है ये। तो आइडियल सॉल्यूशन क्या है और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है। हम लोग जो सॉल्यूशन बनाएंगे उन सॉल्यूशंस में आपके जो घटक होंगे उन घटकों के, पहली बात तो जो उनका केमिकल कंपोजिशन है उसके बारे में बात करेंगे। केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हो रहा है मान लीजिए, ठीक है, केमिकल कंपोजिशन कोई चेंजिंग नहीं आ रही है। तो अगर आपके जो सॉल्यूशन है उनके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो राउल्स के नियम का फॉलो करेंगे, है ना, राउल्स के नियम का फॉलो करेंगे, वो क्या होंगे, आदर्श विलयन हो जाएंगे। और जो राउल्स के नियम को फॉलो नहीं करेंगे वो क्या होंगे, अनादर्श विलयन हो जाएंगे। तो आदर्श विलयन के लिए सिंपल सा कंडीशन क्या है उसको देखिए ध्यान से, है ना। एक जो है बोलता है कि ताप एवं सांद्रता, कंडीशन देखिएगा, ताप एवं सांद्रता के दीर्घ परिसर में, दीर्घ परिसर में, ये कंडीशन है दोस्तों, ये इसी को हम लोग को समझना है। ताप एवं सांद्रता के दीर्घ परिसर का मतलब क्या हो गया, ताप एवं सांद्रता के दीर्घ परिसर मतलब कि किसी ताप एवं दाब पे, माने किसी भी टेम्परेचर या सांद्रता पे अगर हम किसी सॉल्यूशन की स्टडी कर रहे हैं और वह सॉल्यूशन राउल्स के नियम को फॉलो कर रहा है, यानी कि राउल्स का नियम क्या है, सिंपल सा अभी देखा ना आपने कि आपका जो राउल्स का नियम क्या बोला कि पी एस इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, ये आपका राउल्स का नियम है, मोटे मोटे हम लोग बोल देते हैं, ठीक है। सिंपल वर्ड में बोले तो राउल्स का नियम है ये P इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, ठीक है। इसी को आपने दूसरे वर्ड में जब कहे थे तो क्या बोले थे, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ये आपका राउल्स का नियम है। जो सॉल्यूशन है ना ताप एवं सांद्रता के दीर्घ परिसर में, माने किसी भी ताप और सांद्रता पर अगर वो राउल्स के नियम को फॉलो करेगा, है ना, जो विलयन
सभी ताप एवं सांद्रता पर राउल्ट के नियम को पालन करता है। राउल्ट के नियम का पालन करता है उसे कहते हैं हम लोग क्या चीज, आइडियल, आदर्श विलयन। आदर्श विलयन कहते हैं उसको। ठीक है, अभी इसकी हम कंडीशन देखेंगे दोस्तों। उसकी मेन कंडीशंस क्या है जब वो राउल्ट के नियम को फॉलो करेगा, ठीक है, और किन किन कंडीशन राउल्ट के नियम को फॉलो नहीं करेगा, वो क्या क्या कंडीशंस हैं, उन सभी कंडीशंस को देखेंगे। डिफिनेशन देख लीजिए पहले। जो विलयन सभी ताप एवं सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पूर्णतया क्या करता है, पालन करता है, उसे आदर्श विलयन कहते हैं। और दोस्तों दूसरा क्या हो जाएगा इसमें, जो विलयन सभी ताप एवं सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन, यहां से चेंज कर दो, पालन नहीं करता है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, उसे बोलेंगे अनादर्श विलयन। ठीक है दोस्तों। तो आपके दो प्रकार के विलयन हो गए हम लोग के पास, एक हो गया आदर्श विलयन और एक हो गया अनादर्श विलयन। ठीक है, अब जो है आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में क्या कहानी है, क्या कंडीशंस है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखेंगे आदर्श विलयन की कंडीशन देखेंगे दोस्तों। हम लोग सबसे पहले हम लोग देखेंगे आदर्श विलयन की, दोनों को एक साथ लिखते हैं ताकि दोनों का कंपैरिजन भी हो जाएगा और आप आसानी से समझ जाएंगे, बिल्कुल लर्न हो जाएगा यहीं पे आपको। दोनों आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन की डिफिनेशन तो सिंपल है। जो सभी ताप दाब पे है ना, सभी ताप और सांद्रता पे आपका राउल्ट के नियम को फॉलो करे तो आदर्श विलयन, जो सभी ताप दाब पे आदर्श राउल्ट के नियम को फॉलो नहीं करता है वो क्या होता है, अनादर्श विलयन होता है। तो आइए मैं इसको दो कॉलम बना करके समझाता हूँ आप लोग को, सिंपल सा। एक आपका हो गया आदर्श विलयन हो गया, और दूसरा क्या हो गया, मान लीजिए यहाँ पे अनादर्श विलयन हो गया। अभी इसको लोग ग्राफी रूप में भी देखेंगे, क्या इसका ग्राफ बनने जा रहा है। ठीक है, सबसे पहले शर्तें देख लेते हैं, इनकी शर्तें क्या हैं, कब वो आदर्श होगा, कब आदर्श नहीं होगा। तो सिंपल यहाँ इसमें तो आप समझ गए हो, इसमें राउल्ट का नियम फॉलो होगा, राउल्ट का नियम है ना अप्लाई होगा इसमें। ठीक है, इसमें क्या है, राउल्ट्स नियम क्या है, राउल्ट्स लॉ नॉट अप्लाइड। ठीक है, राउल्ट्स का नियम से अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो उसमें क्या कैसे अप्लाई नहीं होगा, इसमें देखिए सबसे पहली कंडीशन क्या दोस्तों है, इसमें सबसे पहली कंडीशन हम लोग देखेंगे इसमें कि अगर आदर्श विलयन है तो राउल्ट्स के नियम का पालन करेगा, तो यानी कि इसमें आपका जो पीएस होगा है ना, पीएस जो सॉल्यूशन का वाष्प दाब होगा, जो विलयन का वाष्प दाब होगा, ठीक है, वो क्या होगा आपका उनके घटकों के वाष्प दाब के बराबर होगा, उनके घटकों के वाष्प दाब के बराबर होगा। यानी कि उनके जो घटक हैं उनका जो वाष्प दाब होगा, ठीक है, अलग अलग वह विलयन में भी क्या है उतना ही रहेगा। विलयन में जाने पे कोई वाष्प दाब में चेंजिंग नहीं आएगी, विलयन में जाने पे वाष्प दाब में कोई चेंजिंग आने वाली नहीं है। यानी कि पीए प्लस पीबी, पीएस इक्वल टू पीए प्लस पीबी, आपका विलयन का वाष्प दाब घटकों के वाष्प दाब के योगफल के बराबर होगा, पहला चीज। दूसरी बात क्या इसमें होने जा रही है, इसके एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि उनके मॉलिक्यूलों के बीच में किसी प्रकार का बॉन्ड फॉर्मेशन होने जा रहा है नहीं है, वहाँ पे कोई बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा। यानी बोल सकते हैं हम लोग कि डेल्टा एच इक्वल टू 0, एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। एंथैल्पी में कोई परिवर्तन होने का मतलब कि जब विलयन बनाने पर है ना, विलयन बनाने पर कोई ऊष्मा का अवशोषण या उत्सर्जन नहीं होगा, है ना। विलयन जब बनाया जाएगा तो उसमें आपका जब विलय को हम लोग विलायक में मिलाएंगे तो वहां पे किसी प्रकार का ऊष्मा न निकलेगी न
अवशोषित होगी, उसमें किसी प्रकार की ऊष्मा का अवशोषण या उत्सर्जन नहीं होगा दोस्तों। इसका तीसरी शर्त क्या है? इसकी तीसरी शर्त सिंपल है, इसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि डेल्टा V इक्वल टू जीरो, डेल्टा V इक्वल टू जीरो, यानी कि हम कह सकते हैं कि विलयन बनने से पूर्व, यानी कि विलेय प्लस विलायक का आयतन, विलेय प्लस विलायक का आयतन बराबर होगा किसके? विलयन के आयतन के, विलयन के आयतन के। यानी कि जितना हम लोग, जैसे मान लीजिए कि इसमें 5 ml हम लोगों ने, इसमें मान लो 15 ml ले लिया हमने, क्या विलेय ले लिया, ठीक है, और 85 ml क्या लिया, विलायक लिया, ठीक है। तो जो विलयन बनेगा, विलयन का आयतन बराबर क्या होगा, 15 प्लस 85 यानी कि 100 ml ही होगा, ठीक है। उसके विलयन के आयतन में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। जितना इन लोगों का आयतन होगा उतना ही क्या होगा, विलयन का भी आयतन होगा, उसके आयतन में कोई चेंजिंग होने वाली नहीं है, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट हो गए। और चौथा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट क्या है दोस्तों? चौथा पॉइंट, मान लीजिए कि आपका दो घटक है, ए है और बी है, तो आपके जो ए के मॉलिक्यूल होंगे उनके बीच में आपके सहसंजक बल लगे होंगे, ए और ए के बीच में। ऐसे ही बी और बी के बीच में भी क्या है, सहसंजक बल लगे होंगे, ठीक है। अगर ए के बीच में लगने वाला बल और बी के बीच में लगने वाला बल क्या हो, बराबर हो, ठीक है। अगर विलयन बनाएंगे, जब ये तो आपके अलग हो गए, विलयन में क्या होगा, विलयन में क्या होगा, ए और बी आपस में मिलेंगे और वहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ए और उनके जो बी के मॉलिक्यूल हैं उनके बीच में क्या करेगा, एक बल लगेगा यहाँ पे विलयन के अंदर। ये आपका विलयन है, ये क्या है, विलयन है। इस विलयन में आपका ए के बीच में और बी के बीच में यहाँ पे कौन सा बल लग रहा है, सहसंजक बल, सहसंजक बल। और यहाँ पे कौन सा बल लग रहा है दोस्तों, आसंजक बल, आसंजक बल। अगर ये सभी बल क्या है, आपस में बराबर है, तो वो विलयन कैसा होगा, आदर्श विलयन होगा। यानी कि सभी बल क्या होंगे आपस में, सहसंजक बल क्या होगा, आसंजक बल के बराबर होगा। तो विलयन कैसा होगा, आपका आदर्श विलयन होगा, ठीक ना। उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर इनके जो घटक है, घटक अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल है वो न अधिक बढ़ रहा है न घट रहा है, तो उनके मॉलिक्यूल्स न पास आएंगे न दूर जाएंगे, जिसकी वजह से जो वॉल्यूम पहले होगा विलयन बनने से पहले विलेय और विलायक का होगा टोटल, वो विलयन बनने के बाद भी टोटल वॉल्यूम उतना ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब आयतन में परिवर्तन नहीं होगा तो डेल्टा V इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। वहाँ पे कोई भी किसी प्रकार का इंटरेक्शन नहीं हो रहा है बॉन्ड में, इसलिए डेल्टा H भी क्या होगा, जीरो होगा। और वहाँ पे जो उनके घटक हैं वो बिल्कुल उसी बल से बढ़े हुए हैं जितने बल उनके मॉलिक्यूलों के, उनके परमाणुओं के बीच में पहले लगा था। इसलिए जब उनको वाष्प बनाया जाएगा तो उतने ही वाष्प देंगे, इसलिए विलयन का वाष्प दाब क्या होगा, आपके घटक, आपके जोड़ू है उनके वाष्प दाब को एक्सल के बराबर होगा, ठीक है। तो मेन चीज़ यहीं से क्लियर हो रही है। आइए अनादर्श विलयन को समझते हैं। तो अब अनादर्श विलयन बिल्कुल समझ गए हैं। अनादर्श विलयन में क्या हो जाएगा, इसमें अनादर्श विलयन में अब होने जा रही है चेंजिंग, ठीक है ना। वो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेंगे, तो राउल्ट का नियम का पालन नहीं करेंगे तो जो आपका पीएस होगा, क्या वह आपका पीए प्लस पीबी के बराबर होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अगर ये बराबर होता तो राउल्ट का नियम का पालन करता हो। ये अनादर्श विलयन है, राउल्ट के नियम का पालन नहीं कर रहा है, तो यह आपका जो विलयन का वाष्प दाब है घटकों के वाष्प दाबों के योगफल के बराबर नहीं होगा, या तो उससे अधिक हो जाएगा या तो उससे कम हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं पी एस इज ग्रेटर देन पी नॉट ए, पी ए प्लस पी बी, या फिर पी एस इज लेस देन पी ए प्लस पी बी, या तो उससे अधिक हो जाएगा या तो कम हो जाएगा।
बराबर नहीं होगा उसके। ठीक है दोस्तों, दूसरी कंडीशन क्या है, सेकेंड कंडीशन डेल्टा एच। अब वाष्प दाब में कमी हो रही है या फिर वृद्धि हो रही है, तो जाहिर सी बात है अगर मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाएंगे, स्ट्रांगली जुड़ जाएंगे, तो उनकी वाष्प आसानी से नहीं बनेगी। ठीक है, तो वाष्प दाब में क्या होगी, कमी होगी, वाष्प दाब में कमी होगी। ठीक है, तो सॉल्यूशन का वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि उनके बीच में किसी न किसी प्रकार का इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन वर्क कर रहा है। और जब बॉन्ड क्या होगा, अफेक्टेड होगा दोस्तों, जानते ही हो जब बॉन्ड अफेक्टेड होता है तो या तो हीट रिलीज होती है या तो हीट गेन होती है, या तो ऊष्मा क्षेपी हो जाएगा या तो ऊष्मा शोषी हो जाएगा, यानी कि उसमें किसी न किसी प्रकार की ऊर्जा मिलेगी, यानी कि डेल्टा एच नॉट इक्वल टू जीरो। डेल्टा एच नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि उसमें से ऊष्मा निकलेगी या तो ऊष्मा अवशोषित होगी। दोनों ही कंडीशन उसके अंदर आ सकती है। अभी उसका भी हम लोग देखेंगे आगे चल करके। ठीक है, थर्ड कंडीशन क्या इसकी बन जाएगी, तीसरी कंडीशन। अब बताइए दोस्तों, आपके मॉलिक्यूल्स जो ए और बी के मॉलिक्यूल्स हैं, या तो आपस में बाउंड हो जाएंगे या तो उनकी जो उनकी बॉन्डिंग है वो क्या होगी, लूज हो जाएगी। तो या तो उनका आयतन बढ़ जाएगा या तो उनका आयतन घट जाएगा, यानी कि आयतन सेम नहीं होगा, है ना। तो यानी कि डेल्टा भी नॉट इक्वल टू जीरो, डेल्टा भी नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि विलयन बनने से पूर्व विलय और विलायक का जो आयतन था, कुल आयतन, वह विलयन बनने के बाद जो कुल आयतन होगा उससे या तो कम होगा या तो अधिक हो जाएगा। इसका मतलब डेल्टा भी नॉट इक्वल टू जीरो। और इन सब का कारण यही चौथा वाला पॉइंट है दोस्तों, जो लास्ट में बता रहे हैं आपको बार बार। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या है, सिंपल सा, जो ए और ए के बीच में बॉल लग रहा है, या फिर जो बी और बी के बीच में जो बल लग रहा है, वो क्या होगा, जब हम लोग इसका सलूशन बनाएंगे तो क्या होंगे, विलयन के अंदर ए होगा और उसके साथ क्या होगा, बी होगा, उनके बीच में क्या होगा, बॉन्डिंग हो जाएगी। तो यहाँ वाला जो बल है, ठीक है, यह जो बल है, ठीक है, इस बल के बराबर होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ जो बल है, ये विलयन से पूर्व जो बल है, वो विलयन बनने के बाद जो बल लगेंगे उनके बीच में, उन बलों से क्या होगा, वो कम या अधिक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इनके बीच में या तो बॉन्ड, यहाँ पे ये जो बंध है स्ट्रांग हो जाएगा, उनके बीच में आकर्षण अधिक हो जाएगा, या आकर्षण क्या होगा, कम हो जाएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं दोस्तों कि क्या ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे जब बल कम या अधिक होगा, उसी की वजह से पूरी कहानी हो रही है। अगर मॉलिक्यूल्स स्ट्रांगली बाउंड हो जाएंगे तो उनकी वाष्प कम बनेगी। ठीक है, तो ये आपका कम हो जाएगा। ठीक है, या फिर जब स्ट्रांगली बाउंड होंगे तो बॉन्ड ब्रेक होगा, जैसे बॉन्ड जब स्ट्रांग होगा चाहे वीक होगा, तो उसमें से आपकी हीट क्या होगी, या तो निकलेगी या तो अवशोषित होगी। ठीक है, अब स्ट्रांगली बाउंड होंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, लूज होंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से आयतन घट जाएगा या बढ़ जाएगा। तो आपका इस प्रकार से देखा आपने कि दो कंडीशन आ रही है इसमें। आदर्श विलयन में आपका पूरा राउल्ट्स का नियम फॉलो हो रहा है, ठीक है, और अनादर्श विलयन में राउल्ट्स का नियम फॉलो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो दोनों में बेसिक डिफरेंस भी यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं चाहेंगे तो। ठीक है, कि आदर्श विलयन में क्या है, आपका जो विलयन का वाष्प दाब होता है विलय और विलायक के नेट वाष्प दाब के बराबर होता है। आपका जो आदर्श विलयन होता है उसमें उसके एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि उसमें कोई भी ऊष्मा न अवशोषित होती है ना उत्सर्जित होती है। आपका जो विलयन से पूर्व जो विलय और विलायक का कुल आयतन होता है, विलयन बनने के बाद जो कुल आयतन बनता है, दोनों का आयतन क्या होता है, बराबर होता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे आपका जो विलय और विलायक के अणुओं के बीच में जो सहसंयोजक बल कार्य करता है, ठीक है, वह आपस में क्या होता है, बराबर होता है। और विलयन बनने के बाद जो उनके बीच में असंयोजक बल कार्य करता है, वो भी क्या है, उसके बराबर ही होता है। इसलिए आपका उसमें किसी प्रकार का न हीट का प्रोडक्शन होता है, न वाष्प दाब में कमी अधिकता आती है, या न तो उसके आयतन में परिवर्तन होता है। लेकिन अनादर्श विलयन की बात करेंगे आप, तो अनादर्श विलयन में क्या है, यहाँ पे सिंपल सा जो बल है वो बल में ही चेंजिंग आ रही है। जो मॉलिक्यूल्स हैं, विलय और विलायक के जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच में कार्य करने वाला सहसंयोजक बल और असंयोजक बल, विलयन बनने के बाद जो असंयोजक बल है वो क्या है, आपस में इक्वल नहीं है, जिसके वजह से उनके बीच में अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन बढ़ रहा है, जिसकी वजह से वाष्प दाब में चेंजिंग आ रही है।
क्वथनांक में चेंजिंग आएगी, उनका जो बॉन्ड में जो चेंजिंग आ रही है उसकी वजह से हीट में चेंजिंग आएगी, यानी कि या तो ऊष्माक्षेपी होगा या फिर ऊष्माशोषी होगा, और उसकी वजह से ही या तो आयतन बढ़ जाएगा या फिर आयतन घट जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये था आपका आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन की कंडीशन। 3-4 कंडीशन को हम लोग याद रखेंगे तो बिल्कुल आसान रहेगा। एक चीज़ और बता दें दोस्तों, जो इंट्रॉपी की बात अभी पूछता है अब कभी आपसे कि इंट्रॉपी में किस प्रकार का परिवर्तन होगा, तो ये दोस्तों या तो आदर्श हो या फिर अनादर्श हो, कोई विलयन हो, इंट्रॉपी हमेशा बढ़ती है। इंट्रॉपी में जो चेंजिंग है वो क्या होती है, हमेशा क्या होती है, बढ़ती है। तो इंट्रॉपी ऑलवेज क्या होगी, ग्रेटर देन 0। चाहे वो आदर्श होगा तभी आदर्श के लिए भी वही है और अनादर्श के लिए भी क्या है, वही है। आदर्श के लिए भी वही होगा और अनादर्श के लिए भी क्या है, वही होगा। दोनों में क्या है, चेंजिंग नहीं आएगी। आदर्श में भी वही होगा और अनादर्श में भी क्या होगा, वही होगा दोस्तों। ठीक है, तो ये था आपका आदर्श और अनादर्श विलयन। कुछ एग्जाम्पल की बात करेंगे तो जैसे आपका आदर्श विलयन में कौन हो जाएगा, एक मान लीजिए बेंजीन है, ठीक ना, बेंजीन और आपका टॉलुइन, बेंजीन और टॉलुइन, इसके एग्जाम्पल की बात कर लीजिए आदर्श विलयन का, तो बेंजीन ले लीजिए, बेंजीन आप प्लस टॉलुइन ले लीजिए, बेंजीन और टॉलुइन, ये क्या है, एक प्रकार का आदर्श विलयन है। बेंजीन और टॉलुइन ले लीजिए। ठीक है, इसमें आप एन हेक्सेन ले लीजिए और एन हेप्टेन ले लीजिए। एन हेक्सेन समझते हैं आप, एन हेक्सेन का मतलब हो गया कि C6H14 हो गया। ठीक है, इसके साथ क्या ले लीजिए, नॉर्मल हेप्टेन ले लीजिए तो H16 हो जाएगा। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया, 2 एग्जाम्पल आपके पास हो गए। ठीक है, और भी एग्जाम्पल आपके हो सकते हैं, जैसे टेट्रा जो क्लोरो है ना, ठीक है, और इसमें आप मेथिल, सबसे सिंपल एग्जाम्पल याद रखेंगे आप तो मेथिल एल्कोहल और एथिल एल्कोहल का, मेथिल एल्कोहल और एथिल एल्कोहल का एग्जाम्पल आप याद रख सकते हैं। ठीक है, क्लोरोबेंजीन का ले लीजिए, ब्रोमोबेंजीन का ले लीजिए। तो क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन का जो मिश्रण होता है, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन का जो मिश्रण है वो भी क्या होता है, आदर्श विलयन ही बनाता है। ठीक ना, और नॉर्मल हेक्सेन, नॉर्मल हेप्टेन बताया मैंने अभी आपको। और जो भी इस अभी एल्कोहल की बात करेंगे तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल उसका है आपका जो मेथिल एल्कोहल CH3OH और आपका C2H5OH का जो मिश्रण होता है, जो विलयन बनता है, वो भी क्या है, आपका आदर्श विलयन ही है। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स आपके थे आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन के लिए। अगर अनादर्श विलयन के एग्जाम्पल की बात करेंगे तो आपका जो अनादर्श विलयन है उसमें आपका जैसे एल्कोहल के साथ वाटर ले लीजिए। अगर दोनों एल्कोहल ले रहे हैं तो क्या हो गया, वो आदर्श हो गया। अगर एल्कोहल के साथ क्या ले लें, वाटर ले लें, यानी कि इसमें आप कह सकते हैं कि कोई एग्जाम्पल ले लो, जैसे मान लो कि C2H5OH हो गया, आप प्लस क्या ले लिया, H2O, ये क्या है, अनादर्श विलयन। कैसा है, अनादर्श विलयन है आपका। ठीक है, एथिल एल्कोहल ले लो, एसीटोन ले लो। ठीक है, एथिल एल्कोहल और एसीटोन ले लीजिए। तो एथिल एल्कोहल ले लो, मानिए एल्कोहल हो गया आपका, एल्कोहल प्लस एसीटोन ले लिया, एसीटोन, तो ये भी क्या आपका अनादर्श विलयन का एग्जाम्पल है, एथिल एल्कोहल और एसीटोन। ठीक है ना, आप एसीटोन और ईथर ले लीजिए, एसीटोन और ईथर ले लीजिए तो वो भी हो जाएगा आपका। यहाँ पे आप एसीटोन ले लो, प्लस क्या ले लो, ईथर ले लो, ये भी क्या है, अनादर्श विलयन ही है, अनादर्श विलयन ही है। आप जैसे कोई एसिड यानी कि HCl ले लो और वाटर ले लो, HCl और वाटर, ये भी क्या है, अनादर्श विलयन है। तो ये कुछ अनादर्श विलयन के एग्जाम्पल्स हो गए दोस्तों। ठीक है, तो अभी हम लोग जो अनादर्श विलयन है उसके कुछ टाइप्स हैं, पॉजिटिव जो आपका डिविजन दिखाता है और निगेटिव डिविजन दिखाता है जो, ठीक है, जो धनात्मक विचलन दिखाता है और ऋणात्मक विचलन दिखाता है, किससे, राउल्ट के नियम से। तो आपके जो अनादर्श विलयन है वो भी क्या है, 2 प्रकार के होते हैं। अनादर्श विलयन में कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं, एक आपके धनात्मक विचलन वाले और एक ऋणात्मक विचलन वाले। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं उसको हम लोग अब। ठीक है, आपके अनादर्श विलयन के प्रकार देख लेते हैं। अनादर्श विलयन के प्रकार देखेंगे, राउल्ट्स के नियम से ही चल रहा है सब कुछ, बिल्कुल जिस प्रकार से आपका गैसों में पढ़ते थे आप लोग कि आदर्श गैस पढ़ा था आपने, उसी प्रकार से आदर्श विलयन है दोस्तों। वास्तव में बात करें तो कोई भी विलयन आदर्श विलयन होता नहीं है, कोई भी सॉल्यूशन क्या है, आदर्श विलयन नहीं होता है, क्योंकि आदर्श विलयन बनाना पॉसिबल ही नहीं है।
क्योंकि ऐसा विलयन बनाना पॉसिबल नहीं है कि जो हर टेम्परेचर पे या फिर हर सांद्रता पे जो है आपके राउल्ट्स का नियम को फॉलो करे, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों कंसंट्रेशन चेंज करने पे या फिर आपका टेम्परेचर चेंज करने पे कभी कभी क्या होता है, सॉल्यूशन के अंदर जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, चेंज होती है, उसकी मोलर सांद्रता में भी क्या आता है, परिवर्तन आता है। इस वजह से आपका सॉल्यूशन जो रियल सॉल्यूशन होते हैं वो सभी टेम्परेचर पे, है ना, ऑल पॉसिबल टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन पे राउल्ट्स नियम को फॉलो नहीं करते हैं दोस्तों। तो ये तो एक कह सकते हैं हम लोग कि काल्पनिक सॉल्यूशन ही है। जो आदर्श सॉल्यूशन है, आइडियल सॉल्यूशन, वो एक प्रकार का काल्पनिक सॉल्यूशन ही है, कोई रियल सॉल्यूशन नहीं है इसमें, ठीक है। तो इसका मतलब जो आपके रियल सॉल्यूशन है वो क्या है, अनादर्श सॉल्यूशन जो है वही है। हम लोग जो बनाते हैं वो क्या बनते हैं, अनादर्श विलयन ही बनते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं अब अनादर्श विलयन के प्रकार। अनादर्श विलयन के प्रकार। अनादर्श विलयन कितने प्रकार के होंगे, तो ये भी बहुत ईजी है दोस्तों। अनादर्श विलयन भी कितने प्रकार के, 2 प्रकार के अभी बताया मैंने अभी आपको। एक आपका जो है धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले, और दूसरा क्या हो जाएगा आपका ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले, धनात्मक विचलन दिखाने वाले और ऋणात्मक विचलन दिखाने वाले, ठीक है। यानी कि हम सिंपल क्या हो गया, इसको भी 2 पार्ट में बांट दिया आपने। तो अनादर्श विलयन क्या हो गए, जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दिखाते हैं, और दूसरे क्या है, ऋणात्मक, है ना, नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन दिखाते हैं। और ये क्या है, धनात्मक वाले क्या है, पॉजिटिव डेविएशन, जो नेगेटिव डेविएशन दिखाते हैं और पॉजिटिव डेविएशन। तो ये तो बहुत ईजी हो गया दोस्तों, ठीक है। ये क्या ईजी हो गया कि सिंपल सा जो है आपका, अगर आपका पॉजिटिव दिखा रहा है, इसका मतलब कि उसका वाष्प दाब क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव का मतलब हो गया कि आपका अगर उसका वाष्प दाब क्या है, जो विलय और विलायक के वाष्प दाब से क्या हो, अधिक हो जाए, तो क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अगर वही क्या है, कम दिखा रहा है, यानी कि जो चेंज हो रहा है कम, जो चेंजिंग आ रही है बाद में कम हो जा रही है। जैसे देखिए यहाँ पे, अगर मान लीजिए कि ये PA है और ये PB है, ठीक है, और ये क्या है, PS है, ये विलयन का वाष्प दाब है। अगर ये क्या हो गया, ग्रेटर हो गया, इससे क्या हो गया, बड़ा हो गया, तो कहेंगे क्या है, वो धनात्मक विचलन दिखा रहा है। जो कंडीशन थी राउल्ट्स के नियम की, उसको यहाँ पे अगर लिखोगे आप, तो उसी से सब कहानी दूर मिल जाएगी, आपको पूरा आसानी से समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे ध्यान से, बिल्कुल ईजी। हम लोगों ने जो कंडीशन लिया था, पहली कंडीशन यही थी हम लोग की ना, कि आपका जो PS है वो इक्वल टू क्या होगा, PA प्लस PB होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर PS की वैल्यू क्या है, ये तो आपका आदर्श हो गया, आदर्श हो गया। जो राउल्ट के नियम में जो है, ये क्या है, राउल्ट के नियम में है, राउल्ट के नियम के अनुसार है ये, ठीक है। अगर हमारा PS क्या हो गया, PA और PB से क्या हो गया, बड़ा हो गया, तो कैसा विचलन है, वो धनात्मक विचलन है, ठीक है, धनात्मक विचलन है, ठीक है। और ऋणात्मक विचलन कब हो जाएगा, जब आपका जो है यहाँ पे PS जो है, PS इज लेस देन PA प्लस PB। कितना सिंपल है। आपका PS क्या हो गया, कम हो गया, किससे, जो आपका सॉल्यूशन का, जो आपके जो विलय और विलायक का जो नेट वाष्प दाब था, उससे क्या हो गया, कम हो गया, तो हम कहेंगे कि क्या हो गया, वो ऋणात्मक विचलन हो गया। और यहाँ पे जो PS है वो क्या हो गया, अधिक हो गया, तो कहेंगे क्या हो, धनात्मक विचलन दिखा रहा है। इसी प्रकार से सेकेंड कंडीशन की बात करिए आप। सेकेंड कंडीशन क्या थी, डेल्टा H इक्वल टू 0 था।
तो ये तो आदर्श के लिए था। अनादर्श होगा तो या तो ये बताया मैंने वहाँ पे कि डेल्टा एच या तो अधिक होगा, बढ़ जाएगा, या फिर घट जाएगा, यानी पॉजिटिव वैल्यू देगा या फिर निगेटिव वैल्यू देगा। तो यहाँ पे इसमें दूसरी कंडीशन क्या बन जाएगी, डेल्टा एच इज ग्रेटर देन 0, यानी कि डेल्टा एच की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव वैल्यू है। कैसी वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है। अगर डेल्टा एच पॉजिटिव होता है तो हम लोग कहते हैं कि ऊष्मा शोषी आपका क्या है, ऊष्मा शोषी है, इंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगा क्या होगा, इंडोथर्मिक हो जाएगा, इंडोथर्मिक रिएक्शन, इंडोथर्मिक ऊष्मा शोषी, ऊष्मा शोषी। डेल्टा एच क्या हो गया, ग्रेटर देन 0। और यहाँ पे आपका दूसरी कंडीशन क्या बन जाएगी, सेकंड कंडीशन क्या बनेगी, डेल्टा एच इज लेस देन 0, यानी कि डेल्टा एच की जो वैल्यू है कैसी आ गई, निगेटिव में आ गई। निगेटिव में आने का मतलब क्या हो गया कि एक्सोथर्मिक हो गया, एक्सोथर्मिक हो गया, एक्सोथर्मिक हो गया, यानी कि ऊष्मा क्षेपी, ऊष्मा क्षेपी आपके रिएक्शन क्या हो गया, ऊष्मा क्षेपी हो गया दोस्तों। ठीक है, तो ये दो कंडीशन आपको समझ में आ रही है यहाँ पे कि अगर डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, 0 से कम हो गई, ठीक है, तो निगेटिव में जा रहा है ना, 0 से कम का मतलब क्या होता है, निगेटिव होता है, 0 से कम क्या है, निगेटिव। तो ऋणात्मक विचलन वाला जो विलयन होगा, जो ऋणात्मक विचलन वाला विलयन होगा, उसमें सभी चीजें क्या है, देखो कम आ रही हैं, घट रही है, कम हो रही है, निगेटिव में आ रही है। ठीक है, तीसरी कंडीशन क्या थी इसकी, थर्ड कंडीशन में क्या था आपका, आपने देखा था थर्ड कंडीशन में डेल्टा भी के लिए देखा था, तो थर्ड कंडीशन क्या था कि डेल्टा भी इक्वल टू 0। राउल्ट का नियम कहता था आदर्श विलयन के लिए कि डेल्टा भी क्या है, 0 के बराबर होगा, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अगर वो अनादर्श विलयन होगा तो डेल्टा भी में क्या होगी, चेंजिंग आएगी। ठीक है, तो धनात्मक विचलन दिखाएगा, तो बताइए डेल्टा भी इज ग्रेटर देन क्या होगा, 0। डेल्टा भी क्या हो गया, 0। तो डेल्टा भी 0 होने का मतलब क्या हो गया कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ आपका जो ए है प्लस वॉल्यूम ऑफ बी। जो आपके विलेय और विलायक है उनके वॉल्यूम से क्या है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या है, अधिक होगा, यानी कि विलयन का वॉल्यूम क्या होगा, अधिक होगा। विलयन का आयतन क्या होगा, विलयन का आयतन क्या होगा, अधिक होगा, किससे, विलेय प्लस विलायक के आयतन से। ठीक है, विलेय और विलायक के आयतन से क्या होगा, अधिक होगा। यानी कि हम कहना ये चाहते हैं हम लोग कि अगर आपने 15 ml लिया, कौन ए लिया, आपने 85 ml बी लिया, तो वहाँ पे कितना मिलना चाहिए, 100 मिलना चाहिए। लेकिन जो VS इज ग्रेटर देन क्या होगा, 100। पॉइंट में कुछ बढ़ जाएगा, ठीक है ना, बहुत देखने पड़ेगा, लेकिन पॉइंट्स में क्या होगा, कुछ चेंज हो जाएगा वो। ठीक है दोस्तों, और लास्ट कंडीशन, चौथी कंडीशन क्या थी, फोर्थ कंडीशन क्या थी आदर्श विलयन के लिए, राउल्ट के नियम के लिए क्या कंडीशन थी कि आपका ए के बीच में जो बल काम कर रहा है वो बराबर होगा, ए के बीच में कार्य करने वाला बल बी के बीच में कार्य करने वाला बल बराबर होगा किसके, ए और उसके बीच में जो बी के बीच में जो बल कार्य कर रहा है वो क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि किस में था, राउल्ट के नियम में था। यानी कि आपका ससंजक बल क्या था, आसंजक के बराबर था, आसंजक बल के बराबर था। लेकिन इसमें तो आपका देख रहे हो कि आयतन बढ़ रहा है। अब आयतन बढ़ने का मतलब क्या हो गया कि अगर आयतन बढ़ रहा होगा तो इसका मतलब उनके बीच की दूरी क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी। बीच की दूरी बढ़ रही होगी। बीच की दूरी कब बढ़ेगी, जब आसंजक बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि इसमें हम लोग बात करेंगे तो आपका ए के बीच में जो बल काम कर रहा है वो ग्रेटर होगा ए और बी के बीच में बल जो काम करने वाला बल है। ऐसे ही आपका बी के बीच में जो बल काम करने वाला होगा वो भी क्या होगा, ए और बी के बीच में कार्य करने वाले बल से क्या होगा, अधिक होगा। यानी कि इसको सिंपल वर्ड में बोले हम लोग तो आपका जो ससंजक बल होगा, ससंजक बल क्या होगा, ग्रेटर होगा किससे, आसंजक से। आसंजक बल से क्या होगा, अधिक होगा। तो अगर ससंजक अधिक होगा, आसंजक क्या होगा, कम होगा। तो जब विलयन बनाएंगे ए और बी को मिलाएंगे आपस में तो आपस में मिलेंगे नहीं, उनके बीच की दूरी क्या होगी, अधिक होगी। जब उनके बीच की दूरी अधिक होगी तो उनका आयतन भी क्या होगा, अधिक होगा, बढ़ेगा। उनका आयतन क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक ना।
और वहाँ पे जब उनका आयतन बढ़ रहा है तो उनका वाष्प दाब भी क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि दूर दूर होंगे तो आसानी से उनकी वाष्प बनेगी। जब आसानी से वाष्प बनेगी तो वाष्प दाब भी क्या होगा, अधिक होगा, वाष्प दाब भी क्या होगा, अधिक होगा। और उनके बीच का जो बॉन्ड रिपल्स हो रहा है, इस वजह से उसमें क्या होगी, ऊष्मा भी निकलेगी, उसमें क्या होगी, निकलेगी। लेकिन इसकी बात करें हम लोग, थर्ड बात करें इसमें, थर्ड पॉइंट की बात इसमें हम लोग करें तो थर्ड पॉइंट पे क्या हो रहा है, डेल्टा भी हम लोग का इसमें क्या हो रहा है, ग्रेटर हो रहा है। इसमें क्या होगा, डेल्टा भी इज लेस देन जीरो, डेल्टा भी क्या होगा, लेस देन जीरो होगा। उसकी व्याख्या आप यहीं से कर सकते हो, चौथे पॉइंट से कर सकते हो। चौथा पॉइंट इसमें क्या आएगा, चौथा पॉइंट इसमें आपका ए और बी और ए बी के बीच का जो बल है वो क्या है, आपस में बराबर है। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए और ए के बीच में कार्य करने वाला बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। किससे, ए और बी के बीच में जो बल कार्य कर रहा है उससे क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। ऐसे ही आपका बी के बीच में जो बल काम कर रहा है वो भी किससे कम हो जाएगा, ए के बीच में, ए और बी के बीच में कार्य करने वाले बल से कम हो जाएगा। यानी कि आप कह सकते हो कि सहसंजक बल जो है, सहसंजक बल क्या हो गया, कम हो गया, किससे, आसंजक बल से, आसंजक बल से क्या हो गया, कम हो गया। इसका मतलब कि बाद में जब ए और बी को मिलाया गया तो उनके मॉलिक्यूलों के बीच में आकर्षण बढ़ गया। जब आकर्षण बढ़ जाएगा तो वो क्या होंगे, पास पास आ जाएंगे। जब पास आ जाएंगे तो उनका आयतन क्या होगा, कम होगा, कम हो गया, उनका आयतन क्या होगा, कम होगा। आयतन कम हो गया, स्ट्रांगली बाउंड हो गए तो क्या उनकी वाष्प बनेगी, कम बनेगी, तो वाष्प दाब क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है, बाउंड हो रहे हैं, बॉन्ड बन रहा है। जानते हो दोस्तों, जब भी बॉन्ड बनता है तो हमेशा हीट रिलीज होती है। जब भी कहीं भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो वहाँ पे क्या होती है, हीट रिलीज होती है। तो बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है तो वहाँ पे क्या है, आपका ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया कैसी है, ऊष्माक्षेपी, यानी डेल्टा एच की वैल्यू क्या है, निगेटिव में आ रही है, जीरो से कम आ रही है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो आपकी कंडीशंस हो गई, चारों कंडीशन। और चारों कंडीशन आई थिंक आपको क्या है, बहुत बेटर वे में समझ में आई होंगी दोस्तों। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स इनके भी देख सकते हैं आप। ठीक है, अगर आपके जो पॉजिटिव डिविजन वाले जो सोल्यूशन है उनके एग्जांपल्स देखना चाहें तो बिल्कुल ही देख लीजिए। जैसे अभी पीछे बताया मैंने कि इसमें आप ले लो एल्कोहल C2H5OH, आप प्लस H2O ले लो, C2H5OH और H2O ले लीजिए। तो इसको समझ भी लीजिए, यहाँ पे देखिए ध्यान से, अभी आपको समझ में भी आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, ये आपका C2H5OH है, OH, ये आपका H हो गया। सपोज दैट एक और लेता हूँ मैं, यहाँ पे C2H5OH। तो यहाँ पे इस O और H के बीच में क्या है, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके साथ किसको मिला रहे हैं हम लोग, H2O को मिला रहे हैं। किसको मिला रहे हैं, H2O को मिला रहे हैं। तो H2O में भी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये आपका हो गया O और ये हो गया आपका H, और यहाँ पे क्या हो गया, एक H और हो गया। तो यहाँ पे आपका ये जो O है और ये जो H है, चाहे ये वाला O है, इसकी H है, इनके बीच में जो बॉन्ड काम करेगा वो क्या होगा, वीक होगा, कमजोर होगा, वीक होगा, कमजोर होगा, जिसके वजह से ये आपका अलग अपने बाउंड रहेंगे और यहाँ पे जो जल वाले हैं वो आपस में क्या होंगे, बाउंड रहेंगे। यानी कि आपका ये आपका ए वाला आपस में बाउंड होंगे, और बी वाले हैं तो बी क्या होंगे, आपस में बाउंड होंगे। इनके बीच में बॉन्ड क्या होगा, वीक होगा। ठीक है, जिसके वजह से उसका आयतन क्या होगा, बड़ा हुआ मिलेगा हम लोग को। ठीक है, और आयतन क्या होगा, अधिक होगा, वाष्प दाब भी अधिक होगा, और हीट भी क्या होगी, अधिक होगी दोस्तों पे। ठीक है, इसके आप देखेंगे नेगेटिव डिविजन दिखाने वाले तो एसिड प्लस H2O याद रखिएगा, एसिड प्लस H2O। जो अम्ल है और जो जल है वो क्या है, ऋणात्मक विचलन वाले हैं, ऋणात्मक विचलन वाले। ठीक है, आपका एसीटोन ले लीजिए और क्लोरोफॉर्म ले लीजिए, वो भी हो जाएगा आपका। मान लीजिए कि एसीटोन है और क्या है, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, इनका जो मिश्रण है वो भी क्या है आपका, ऋणात्मक विचलन नहीं दिखाता है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल उसके हो गए। ठीक है, और एग्जाम्पल्स से आप समझ रहे होंगे, एसीटोन क्लोरोफॉर्म है, चाहे एसिड और H2O है, इनके बीच में किसी प्रकार का बॉन्ड काम नहीं कर रहा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे समझ लीजिए इसको, कोई एसिड मान लीजिए HCl है, क्या है, HCl है,
H2O का यहाँ पे ले लीजिए, O है मान लीजिए, ठीक है, ये H है। तो इनके बीच में क्या है, बॉन्ड काम करना शुरू किया। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या है, स्ट्रांग बॉन्ड काम करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड काम करेगी, जिसकी वजह से क्या होंगे, वो पास पास आएंगे, उनके बीच की अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वॉल्यूम कम होगा, अट्रैक्शन अधिक होगा, तो उनका वाष्पदाब कम बनेगी, वाष्पदाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। और वहाँ पे एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है एक तरीके से, तो अब क्या होगी, उसमें क्षेपीय क्रिया होगी, डेल्टा एच क्या होगा, लेस देन 0 होगा दोस्तों, ठीक है। तो ये तो हो गया इनका बिल्कुल ही क्लियर कॉन्सेप्ट के रूप में इनका कंडीशंस क्या थी। आइए अब इनका देख लेते हैं हम लोग, ग्राफ किस प्रकार से बनेगा। तो ग्राफ भी इसी के बेस से बनाएंगे हम लोग, सिंपल अभी जो ग्राफ बनाया था हम लोगों ने उसी से बना लेंगे, बिल्कुल ग्राफ में कोई टेंशन होने वाली नहीं है। एक ही ग्राफ में हम दोनों ग्राफ समझ सकते हैं, अलग अलग भी समझ सकते हैं। देखिए उसको अलग अलग भी बनाएंगे, फिर एक में बना देंगे हम लोग, उसको मिक्स कर देंगे, ठीक है। तो अलग अलग भी समझेंगे उसको और एक साथ भी समझ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कंडीशंस आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है, बिल्कुल, तो ग्राफ बनाना बिल्कुल ईजी हो जाएगा आपके लिए। देखिए दोस्तों, ग्राफ में क्या है, सिंपल ग्राफ बनाएंगे आप। अगर राउल्ट्स के नियम से ग्राफ बनाएंगे आप, राउल्ट्स के नियम से, तो सीधी रेखा में ग्राफ बनेगा, जैसे अभी बनाया था आप लोगों ने। ये है ग्राफ राउल्ट्स के नियम का, ठीक है। ये किसका ग्राफ है, राउल्ट्स के नियम का। ये आपका मान लीजिए कि पी नॉट बी है, ये क्या है, पी नॉट ए है, ये आपका पी एस हो गया, तो पी ए प्लस पी बी को शो कर रहा है, पी ए प्लस पी बी को शो कर रहा है, सिंपल सा, ठीक है। तो अब ये इसी ग्राफ में आपका जब धनात्मक विचलन होगा तो वाष्पदाब क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। धनात्मक विचलन में क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। तो अगर धनात्मक विचलन वाला ग्राफ बनाओगे तो अब वही ग्राफ जो ग्राफ ये सीधे जाना चाहिए था, देखो यहाँ पे ये सीधे जाना चाहिए था अगर आदर्श रहता, तो आदर्श है नहीं, धनात्मक विचलन दिखा रहा है, तो यह ग्राफ क्या होगा, थोड़ा सा ऐसे ऊपर उठ के जाएगा, ऐसे ये जाएगा, ऐसे उसको जाना था ये, लेकिन गया कैसे, थोड़ा सा ऊपर उठ के गया। यानी कि आपका जो पी नॉट, ये आपका पी नॉट बी, ये अभी भी है, पी नॉट बी अधिक है, लेकिन देख रहे हो थोड़ा सा क्या हो गया, वृद्धि हो गया। ये देखो, ये आपका पी नॉट ए ऐसे होना चाहिए था, पी नॉट ए ऐसे होना चाहिए था, लेकिन इसका जो ग्राफ है थोड़ा सा उभरा हुआ आएगा, ठीक है ना। इसको डॉटेड कर दीजिए, ये डॉटेड आपका है, ठीक है, ये आपका डॉटेड ग्राफ है। ये सीधे ऐसे होना चाहिए था, लेकिन उभरा हुआ है क्योंकि थोड़ा सा अधिक वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। कंडीशन से याद रहे आपको। तो इसमें क्या था, पी एस इज ग्रेटर देन पी ए प्लस पी बी। तो यहाँ पे आपका जो ये ग्राफ देखो ऐसे उठा हुआ है, ठीक है, ये सीधा ऐसा जाना चाहिए था, ऐसे इसको सीधे जाना चाहिए था। क्या है, उभरा हुआ है, थोड़ा सा उठा हुआ है, अधिक हो गया है। तो ये आपका जो पी एस इक्वल टू क्या है, पी ए प्लस पी बी, किसमें, धनात्मक विचलन में। तो क्या थोड़ा सा उभरा हुआ है कि नहीं, थोड़ा सा अधिक बढ़ गया है वो, ठीक है। ये देखो सीधा है, ये क्या है, थोड़ा सा उभरा हुआ है, ठीक है। अभी ऋणात्मक की बात करोगे तो अब बिल्कुल इजी समझ चुके हो ऋणात्मक के लिए, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे देखो आपका जो ग्राफ है बिल्कुल ये सीधे ऐसे जाना चाहिए था, पी नॉट बी के लिए, इसको सीधे क्या है, पी नॉट ए के लिए सीधे जाना चाहिए था। ये आपका क्या है, पी बिल्कुल सीधे होना चाहिए था, ठीक है। पी एस इक्वल टू पी ए प्लस पी बी होना चाहिए था। लेकिन क्या हो रहा है इसमें तो आपने बताया कि सर क्या है, पी एस इज लेस देन पी ए प्लस पी बी, पी एस क्या है, कम हो रहा है, ठीक है। तो अब सभी ग्राफों को डाउन कर दो भाई, ये हो गया तुम्हारा ये ग्राफ, इसको डाउन करो, ये हो गया, तो इसको भी डाउन करो, ये क्या हो गया, डाउन हो गया, ठीक है ना। तो ये जो डाउन ग्राफ बन रहा है बिल्कुल देखो, ये डाउन ग्राफ, ठीक है ना। अब देखो ये सभी ग्राफ क्या है, झुक गया नीचे की तरफ, सभी ग्राफ क्या है, नीचे की तरफ, देखो नीचे झुका दिया गया, सबको क्या है, नीचे झुका है। ये भी क्या है, जो रिजल्ट था वो भी क्या है, नीचे झुका दिया। यहाँ पे ये आपका है पी एस इक्वल टू किसके लिए, आपका जो निगेटिव डिविजन शो कर रहा है उसके लिए, ठीक है। तो अब देखो एक ही ग्राफ में दोनों समझिए। अगर आपको पॉजिटिव दिखाना है तो ग्राफ किधर जाएगा, ऊपर की तरफ, ठीक है। देखो ये आपका ये जो ग्राफ ऊपर कर दिया मैंने, ठीक है, सभी ग्राफ को ऊपर उठा दो, ये उभरा हुआ है, ठीक है। तो आपका जो ब्लैक कलर का ग्राफ है, काला वाला है ना, काला ग्राफ क्या दिखा रहा है, किसको, धनात्मक विचलन को, धनात्मक विचलन, ठीक है। अभी देखो भाई ये चीज को थोड़ा सा कम कर दो ना, ठीक है, इसको नीचे करो, ये देखो अब इसको डाउन किया मैंने, देखो ये नीचे की तरफ आ रहा है,
ये वाला भी क्या हो गया, नीचे हो गया, और ये आपका नीचे हो गया। ठीक है, तो आपका जो लाल वाला ग्राफ है, लाल किसको दिखा रहा है, लाल ग्राफ क्या दिखा रहा है, ऋणात्मक विचलन को, ऋणात्मक विचलन को शो कर रहा है। ठीक है, और जो नीला वाला है, ठीक है, जो नीला ग्राफ है, नीला ग्राफ किसको दिखा रहा है, जो आदर्श विलयन है, आदर्श विलयन को दिखा रहा है, आदर्श विलयन से। तो आदर्श विलयन से ऊपर उठ जाए तो क्या होगा, वो धनात्मक विचलन, और आदर्श विलयन से नीचे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो ऋणात्मक विचलन हो जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से देखा दोस्तों ने आपने। ठीक है, और धनात्मक विचलन क्या है, ऋणात्मक विचलन क्या है, आदर्श विलयन क्या है, अनादर्श विलयन क्या है। ठीक है, और लास्ट पड़ाव की तरफ पहुंच चुके हम लोग। लास्ट टॉपिक था हम लोग का एजोट्रॉपिक मिक्सचर क्या है। ठीक है, आइए उसको भी समझ लेते हैं यहीं पे। ठीक है, एजोट्रॉपिक मिक्सचर क्या है। तो एजोट्रॉपिक मिक्सचर का परिभाषा क्या हो जाएगी दोस्तों, कि वह मिक्सचर जिसमें उपस्थित है ना, एजोट्रॉपिक मिश्रण यानी स्थिर क्वाथी मिश्रण है ना, स्थिर क्वाथी नाम से देखिएगा, स्थिर क्वाथी मिश्रण है, यानी कि कोई ऐसा मिश्रण बनाए हम लोग जिसमें उपस्थित आपके जो भी घटक हैं, है ना, जो भी घटक है उनकी जो द्रव अवस्था में जो उनका आपका क्वथनांक है वो क्या है, उनका चाहे ऐसा बोल लो कि उनके जो संगठन है, मॉलिक्यूलर संगठन, मॉलिक्यूलर जो उनका संगठन है वो क्या है, द्रव अवस्था में जो है उसी प्रकार का वाष्प अवस्था में है। ठीक है, दोनों जगह क्या है, समान है, तो उसे बोलेंगे हम लोग स्थिर क्वाथी, है ना, एजोट्रॉपिक मिक्सचर बोलेंगे उसको। लेकिन दोस्तों एक कैसे पॉसिबल है उसको पहले समझा जाए। ठीक है, समझ जाएंगे तो डिफिनेशन तो बिल्कुल ईजी है, याद कर लेंगे उसको। ठीक है, एजोट्रॉपिक का जो डिफिनेशन है इसका, ठीक है, इसकी डिफिनेशन को सिंपल एक लाइन में बोल सकते हैं कि ऐसे मिश्रण जिसमें उपस्थित सभी घटकों की संगठन, जो सभी मिश्रण के सभी घटकों के संगठन जो है द्रव एवं वाष्प अवस्था दोनों में क्या होते हैं, समान रहते हैं, तो उनको बोलते हैं, ठीक ना, स्थिर क्वाथी मिश्रण। यानी कि आपका ऐसा मिश्रण जिसमें विलयन के सभी घटकों का जो संगठन है, अनुपातिक संगठन, रेशियो चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक ना, अनुपातिक संगठन जो है क्या है, द्रव अवस्था, द्रव एवं वाष्प अवस्था में समान रहता है, चेंज नहीं होता है। अब देखो द्रव और वाष्प दोनों की बात कर रहा है, तो द्रव और वाष्प, द्रव से वाष्प बनाना है हमको है अवस्था परिवर्तन करना है, तो क्या है, क्वथनांक पे पहुंचना होगा हम लोग को। यानी कि इसी को दूसरे शब्दों में कहें कि क्वथनांक क्या हो, समान हो, समक्वाथी। ठीक है, स्थिर क्वाथी कर रहा है, समक्वाथी, उनके क्वथनांक क्या हो, स्थिर हो जाए। मिश्रण में जो है, मिश्रण में घटकों का, अभी इसी चेंज कर लीजिए, सभी घटकों का, ऐसा मिश्रण जिसमें विलयन के सभी घटकों का, देखिए दोस्तों यहीं से चेंज कराऊं डिफिनेशन, दो डिफिनेशन बन रही है से, सभी घटकों का संगठन द्रव एवं वाष्प अवस्था में क्या हो, समान रहता है, तो समक्वाथी, है ना, समक्वाथी, या आपका जो है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहते हैं, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहते हैं। अगर ऐसा मिश्रण जिसमें विलयन के सभी घटकों का संगठन क्या है, द्रव एवं वाष्प अवस्था में समान रहता है, तो समक्वाथी या एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहते हैं दोस्तों। ठीक है, इसी को डिफिनेशन को थोड़ा सा अलग करोगे तो कह सकते हो कि ऐसा मिश्रण जिसमें विलयन के सभी घटकों का क्वथनांक क्या रहता है, स्थिर रहता है, क्वथनांक स्थिर रहता है। अब क्वथनांक स्थिर रहेगा तो आप बिल्कुल समझ जाओगे। देखो दोस्तों, एक बस छोटा सा डायग्राम बनाएंगे, बिल्कुल आप इजीली समझ जाओगे। ये देखो यहाँ पे, ये आपका क्या है, मान लो कि द्रव अवस्था है। ये कौन सी अवस्था है, बोलो, द्रव अवस्था है ना। ये कौन सी अवस्था है, द्रव अवस्था है। इसमें ये जब वाष्प अवस्था में बदलेगी, किस अवस्था में, वाष्प अवस्था में, तो यहाँ पे ए और बी का जो रेशियो है, यहाँ पे जो दोनों का रेशियो है, यहाँ पर क्या है, उस रेशियो क्या है, बराबर है। वाष्प अवस्था, ये क्या है, वाष्प अवस्था है, ये क्या है, द्रव अवस्था है। जब दोनों में
आपका जो उससे घटक है ए और बी, उनके घटकों का जो रेशियो हो क्या हो, सेम हो, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज़, आपका एजेट्रोपिक मिक्सचर या स्थिर क्वाथी मिक्सचर यहाँ पे दोनों का जो क्वथनांक क्या है, सेम, दोनों का क्वथनांक सेम रहेगा। तो जितना जितना ए बनेगा उतना ही क्या बनेगा, बी बनेगा। ए की संख्या बी की संख्या क्या होगी, समान रेशियो में होगी चाहे बराबर होगी, ठीक है। ए एवं बी के क्वथनांक क्या हो, समान हो, क्वथनांक निश्चित कर सकते हैं, क्या हो, निश्चित हो, ठीक है। अगर ए और बी के क्वथनांक क्या है, निश्चित है, तो आपका जितना ए और बी द्रव अवस्था में होंगे उतने ही ए और बी क्या होंगे, वाष्प अवस्था में भी होंगे, ठीक है। तो अब ये जो स्थिर क्वाथी विलयन की बात कर रहे हैं आप ना, ठीक है, ये भी दो प्रकार के हो जाते हैं। स्थिर क्वाथी विलयन भी क्या है, दो प्रकार के हो जाते हैं। एक आपका जो हो जाएगा स्थिर क्वाथी विलयन भी क्या है, दो प्रकार के हो जाएंगे। एक आपके निम्न क्वाथी और एक हो जाएगा आपका उच्च क्वाथी। निम्न क्वाथी और उच्च क्वाथी विलयन, निम्न क्वाथी विलयन और उच्च क्वाथी विलयन। तो जिसमें आपका वाष्प दाब क्या हो, अधिक हो जाए, वाष्प दाब क्या होगा, अधिक हो जाए। अगर वाष्प दाब अधिक होगा, जिसका वाष्प दाब क्या हो, अधिक हो जाए, तो क्वथनांक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर आपका मिश्रण का वाष्प दाब अधिक हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे निम्न क्वाथी बोलेंगे, निम्न क्वाथी कहते हैं, ठीक है। अब अगर वाष्प दाब क्या हो, अधिक हो गया, ध्यान दीजिए, वाष्प दाब अधिक होगा तो जल्दी से वाष्प क्या होगी, जो वाष्प दाब होगी जल्दी से, जो वाष्प दाब है वो बराबर हो जाएगी क्या, 1 atm के क्या होगी, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगी। आप क्वथन करना क्या होगा, शुरू कर देगा, तो क्वथनांक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा जल्दी से, है ना। अगर वही आपका जो है मिश्रण का वाष्प दाब जो है, मिश्रण का वाष्प दाब क्या हो जाए, कम हो जाए, मिश्रण का वाष्प दाब क्या हो जाए, कम हो जाए। अगर मिश्रण का वाष्प दाब क्या हो, कम हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे उच्च क्वाथी। क्या बोलेंगे दोस्तों, उच्च क्वाथी विलयन, चाहे मिश्रण, उच्च क्वाथी मिश्रण बोल सकते हो, उच्च क्वाथी मिश्रण। तो वाष्प दाब कम होगा तो हमें अधिक देर तक गर्म करना पड़ेगा, काफ़ी देर तक गर्म करना पड़ेगा, ठीक है। तो वहाँ पे आपका जो हो जाएगा क्या चीज़, उच्च क्वाथी एजोट्रॉपिक मिक्सर हो जाएगा, एजोट्रॉपिक मिश्रण हो जाएगा। तो इस सिंपल सा जो ऋणात्मक विचलन दिखाते हैं, ऋणात्मक विचलन दिखाने वाले मिश्रण क्या हो जाएंगे, ठीक है ना, वो हो जाएंगे आपके उच्च क्वाथी होंगे, ठीक है। और जो आपके धनात्मक विचलन दिखाएंगे, जो आपके क्या दिखाएंगे, धनात्मक विचलन दिखाएंगे, धनात्मक विचलन दिखाने वाले जो मिक्सचर हैं, आपके मिश्रण हैं, ठीक है, वो क्या होंगे, निम्न क्वाथी होंगे, निम्न क्वाथी होंगे, ठीक है। तो सिंपल याद रखिएगा, आपका जो एजेट्रोपिक मिक्सचर है, ठीक है, वो क्या डिफरेंस हो गया, ऐसा मिश्रण जिसमें विलयन के सभी घटकों का संगठन क्या हो, द्रव एवं वाष्प अवस्था में क्या हो, समान रहता है, उन्हें बोलते हैं स्थिर क्वाथी या फिर एजेट्रोपिक मिक्सचर बोलते हैं दोस्तों उसको, ठीक है। उसमें क्या है, क्वथनांक समान रहेगा, तो जितने मॉलिक्यूल्स ए और बी के द्रव अवस्था में उतने क्या है, वाष्प अवस्था में स्थिर रहेंगे, उन संख्या में परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। तो वो क्या होगा, एजेट्रोपिक होगा। अब कब होगा, तो अगर मिश्रण का वाष्प दाब अधिक हो जाएगा तो उनका क्वथनांक क्या होगा, कम हो जाएगा, है ना। आपने देखा था कि धनात्मक विचलन में क्या था, धनात्मक विचलन में आपका जो पीएस था, पीएस इज ग्रेटर देन पीए प्लस पीबी था, पीए प्लस पीबी था। और आपका जो ऋणात्मक विचलन था उसमें क्या था, पीएस इज लेस देन पीए प्लस पीबी था। तो समझ गए होंगे आप लोग दोस्तों, यहाँ पे अगर वाष्प दाब बढ़ गया, वाष्प दाब अधिक हो जाएगा तो क्वथनांक क्या होगा, कम होगा, तो उसको बोलेंगे क्या चीज़,
निम्न क्वाथी, क्या बोलेंगे, निम्न क्वाथी। अगर आपका वाष्प दाब क्या हो गया, यहाँ पे ऋणात्मक विचलन दिखा रहा है, तो वाष्प दाब क्या हो गया, कम हो गया। वाष्प दाब कम हो गया तो क्वथनांक क्या होगा, बढ़ जाएगा। वाष्प दाब कम होगा तो हमें वाष्प दाब को बढ़ाने के लिए और अधिक गर्म करना पड़ेगा, तो क्वथनांक क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, वो उच्च क्वाथी हो जाएगा, उच्च क्वाथी। तो आपका जो एजोट्रोपिक मिक्सचर है वो भी क्या है, दो प्रकार का हो जाएगा आपका, ठीक है, लो बॉइलिंग मिक्सचर और हाई बॉइलिंग मिक्सचर। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका एक कंप्लीट टॉपिक था आपका, ठीक है। राउल्ट्स के नियम के बेस पे हम किस प्रकार से बिलियन को कैटेगरी वाइज डिवाइड कर सकते हैं, है ना, आदर्श बिलियन, अनादर्श बिलियन में। और अनादर्श बिलियन को हम लोगों ने देखा, दो प्रकार का देखा हम लोगों ने, आपका जो आपका पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहे थे और जो नेगेटिव डेविएशन दिखा रहे थे, दो प्रकार के हो गए। फिर आपने एजोट्रोपिक जो मिक्सचर थे उसके बारे में देखा कि किस प्रकार से वो धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन के बेस पे हम उसको भी दो भागों में, लो बॉइलिंग मिक्सचर और हाई बॉइलिंग मिक्सचर में डिवाइड कर लिया हम लोगों ने दोस्तों। ठीक है, तो सिंपल कंडीशंस जो बताए हैं, कंडीशंस आपको याद रहेंगी, है ना। उन कंडीशंस के बेस पे इजीली क्या इसको डिफाइन कर सकते हैं। ग्राफ को भी देखा आपने, ठीक है। तो दोस्तों ये एक कंप्लीट वीडियो था, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अपने आप में समेटे हुए, ठीक है। तो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।